भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अर्काट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज के विरोध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों के सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। क्वेश्चन नंबर 42, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। फिर है 44 नंबर, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म के फैसले के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। 45, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी, ग्वालियर से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। इम्पोर्टेंट ये भी है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित कहाँ है, तो ग्वालियर में ही है, और इनकी मृत्यु भी ग्वालियर में हुआ। 46 नंबर, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार, इसका ऑप्शन ऊपर में और है, कृषक, जमींदार। तो डी इसका राइट आंसर है। 2 और 4, 2 और 4 है इसका राइट आंसर है। साहूकार, साहूकार, और 4 में है जमींदार। 18, तो इसका डिस्कशन देख लीजिए थोड़ा, कि कहता है कि 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका, या दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के, अस्थायी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी की, इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदार बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता ने हमला का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे अपना स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के एक काम पूरा करने की उनकी सहायता करेंगे। 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से
अंग्रेजों की मदद की। 1857 में दरभंगा, डुमराम और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की पैसे नहीं किए। 1857 में दरभंगा, डुमराम और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। तो डी इसका राइट आंसर। 1857 में दरभंगा, डुमराम और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेज की मदद की, आदमियों से नहीं किया। यह सही आंसर है। फिर से एक बार देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 1857 में दरभंगा, डुमराम और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं की। फिर है यहाँ 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमज़ोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उसमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिश्रय का अभावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बी केवल 5। तो मुंगेर अप्रभावित रहा। मुंगेर, दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर ये सब प्रभावित रहा। अप्रभावित में मुंगेर। यहाँ डिस्कशन है। 1857 के विद्रोह के दौरान में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा वर्तमान भोजपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। फिर है यहाँ 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। राइट आंसर ए बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैपेवेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। फिर है 1857 50 नंबर। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी समान योजनाओं और केंद्रीय संगठन की कमी, इनके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। तो अभी हम देखें ऊपर में किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 52, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 52 का तो 1858 यहाँ है 1 नवंबर 1858 को। देखिए इसका डिस्कशन 1857 की क्रांति के दशन में के इस पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया।
एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। क्वेश्चन है फिर 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, दादा भाई नौरोजी। तो ए बी.डी. सावरकर के द्वारा। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। एक इसमें इम्पोर्टेंट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर का पुस्तक है। और निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग, पब्लिक सर्विस आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। तो इसमें पील आयोग है। इसका डिस्कशन देख लीजिए थोड़ा। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थे, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिक से रेशियो 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया: उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़ीसा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंटी एवं मराठा से। तो इसका सी राइट आंसर है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। निम्नलिखित में किसने 54 नंबर, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउटरम, N.W. टेलर, सर जॉन लॉरेंस, T.R. होल्स। तो सर जेम्स आउटरम एंड W. टेलर षड्यंत्र की रचना 1857 के विद्रोह को एक लोग दी है। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उसने एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इसका डिस्कशन है कि 1859-60 में बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, जिसमें बागान मालिक किसान को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देते थे। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर, जो बहुत ही कम था,